हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th बिहाइव चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इस लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, असलियत में बेहद खूबसूरत दिमाग। अब भला दिमाग कैसे खूबसूरत हो सकता है? दिमाग तो शरीर के अंदर होता है, तो ये फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं है। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब है कि व्यक्तिगत रूप पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिमाग किसी का हो, उसे हम कहेंगे अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारा लेसन है, असल में ये लेसन हमारा है एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन पे। एक तरीके से कहा जाए तो उनकी बायोग्राफी है ये, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। वो आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो जानते ही होंगे। ही वॉज अ ग्रेट 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 साइंटिस्ट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm। अब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका जन्म जो है वो 14 मार्च 1879 में जर्मनी में सिटी ऑफ उल्म में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। और जब कोई इंसान पैदा होता है, तब पैदा होता है उसकी पता नहीं होता हमको कि वो आगे जाके बहुत बड़ा इंसान बनेगा या कोई क्रिमिनल बनेगा। अब प्रधानमंत्री के पैदा होते उसे घर वालों ने ये थोड़ी ना कहा था कि देखो हमारे घर प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, इसलिए बचपन से ही कोई ग्रेट नहीं होता। यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि बचपन में कोई इंडिकेशन नहीं था कि ही विल बिकम सम ग्रेट पर्सन इन फ्यूचर, क्योंकि वो आगे जाके बहुत बड़ा इंसान बनेगा, बहुत ग्रेट पर्सन बनेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। बल्कि ग्रेट तो छोड़िए, उसके कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत जो एल्बर्ट की माँ थी वो समझती थी कि मेरा बेटा फ्रीक है। फ्रीक मतलब थोड़ा सा देखिए लिखा हुआ है, अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर। फ्रीक हम उसे कहते हैं जो औरों से थोड़ा अलग होता है, जिसकी हरकतें, जिसका बिहेवियर औरों से अलग होता है। तो उसकी माँ क्या समझती थी कि मेरा बेटा क्या है, फ्रीक है। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। की माँ समझती थी कि मेरे बेटे का सर जो है वो और बच्चों से बड़ा है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। अब देखिए, आमतौर पे जो नॉर्मली बच्चे होते हैं वो 2.5 साल की उम्र में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन अलग था। देखा ना, ये फ्रीक लिखा हुआ है, थोड़ा अलग था, वो नहीं बोल पाया था। अभी भी 2.5 साल का हो चुका था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब उसने बोलना सीखा तो वो हर चीज़ को कितनी बार अटर करता था, ट्वाइस, 2 बार बोलता था, हर चीज़ को हकलाता था वो। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring। अब आइंस्टाइन जो था, फ्रीक था, उसकी माँ ऐसा कहती थी, तो आइंस्टाइन और उससे अलग बिहेवियर था उसका। उसको पता ही नहीं था कि जो और बच्चे मेरे घर के आसपास रहते हैं, जो मेरे स्कूल में हैं, जो भी जहाँ हैं, उनके साथ क्या करना है, उनके साथ खेलना है, क्या करना है, उसे पता ही नहीं था। इसलिए जितने भी उसके आसपास के दोस्त थे, उसके प्लेमेट्स थे, साथ में खेलने वाले बच्चे, वो उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे। ठीक है, ध्यान रखना ये लाइन, कि उसके जो दोस्त थे बचपन के वो उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे, यानी कि ये बहुत बोरिंग लड़का है। सो द यंगेस्ट प्लेड बाय हिमसेल्फ। इसलिए आइंस्टाइन ज़्यादातर अपने आप में खेलता रहता था, किसी के साथ नहीं खेलता था। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वो अपने आप में खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। लुक एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा। ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर वीक्स। असल में एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसको मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज़ वो होते हैं जिनमें पार्ट पुर्जे होते हैं, उन्हें हम मैकेनिकल टॉयज़ कहते हैं। अब जब उसकी छोटी बहन पैदा हुई जिसका नाम था माजा, या पीने वाली माजा नहीं है, नाम है माजा। ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर व्हील्स। तो उसने कहा सब कुछ तो ठीक है, पर इसके पहिए कहाँ हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से हर चीज़ के पहिए होने चाहिए, बिकॉज उनको मैकेनिकल टॉयज बड़े पसंद थे। A headmaster once told his father that what Einstein choose as profession would not matter because he will never make a success at anything। एक बार एक स्कूल के हेडमास्टर ने, जिस स्कूल में आइंस्टाइन पढ़ा करते थे, उनके फादर को स्कूल बुलाया और कहा कि ये मायने नहीं रखता कि आइंस्टाइन बड़ा होकर कौन सा प्रोफेशन लेगा, बल्कि वो चाहे कोई सा भी प्रोफेशन ले ले, वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं ले पाएगा। वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम खराब कर देगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। सो तो क्या किया,
उसकी जो माँ थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो चाहती थी कि मेरा बेटा वायलेंस सीखे। उसकी माँ की चाहत थी, ध्यान रखना। और मात्र 6 साल की एज में वायलेंस सीखने के लिए उसको क्लास में डाल दिया गया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और उसने सीखा भी, और वो एक एमेच्योर अच्छा वायलिनिस्ट भी बन गया, और उसने स्किल अपनी थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन भी किया। But Albert Einstein was not a bad people. He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बैड पीपल नहीं था, कोई बेकार लड़का नहीं था, कोई बेकार शख्सियत नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में उसने हाई स्कूल ज्वाइन किया। वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब जहाँ पे उसकी फैमिली तब आई थी जब वो मात्र 15 साल का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसके बड़े अच्छे नंबर आए इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में। आइंस्टाइन हेडेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। अब देखिए रेजिमेंटेशन, अब आइंस्टाइन स्कूल में पढ़ तो रहा था, उसके नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे थे, बिल्कुल क्लास में टॉप कर देता था वो, लेकिन उसको स्कूल की रेजिमेंटेशन से बड़ी प्रॉब्लम थी। अब रेजिमेंटेशन होता है स्कूल के रूल्स, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, क्योंकि स्कूल में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं बड़े एक्सट्रीम होते हैं, वो काफ़ी बहुत तंग करते हैं बच्चों को, तो उसको स्कूल के रूल रेगुलेशन से बड़ी दिक्कत थी। ऑफर क्लास विद टीचर, कई बार उसका टीचरों के साथ झगड़ा भी हो जाता था। ध्यान रखना, ये कोई मारपीट हाथापाई वाला झगड़ा नहीं है, ये पढ़ाई वाला झगड़ा है। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट ही फेल्ट दिस लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। अब मात्र 15 साल की एज में उसको स्कूल में इतना ज़्यादा स्टिफल्ड लगने लगा, स्टिफल्ड मतलब कि उसको बांध के रखा जा रहा है, कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया अपनी अच्छाई के लिए। उसने बोला नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है स्कूल में, मेरे लिए नहीं है ये स्कूल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वह क्यों नहीं पढ़ना चाहता था स्कूल में। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब उसी के अगले साल जिसके पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए, और उन्होंने आइंस्टाइन को कुछ अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. अब काफ़ी देर तक समझाया गया, काफ़ी टाइम समझाया गया, डिस्कशन किया गया, किसके साथ? आइंस्टाइन के साथ, कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, अपनी एजुकेशन जो है कंटिन्यू करो, छोड़ो मत एजुकेशन। तो काफ़ी मनाने के बाद क्या किया? आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में जाके पढ़ाई करेगा, क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ के जो लोग हैं, वो म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल हैं। वो लोग नई सोच का आदर करते हैं, नई सोच को वो लोग और आगे बढ़ावा देते हैं, जबकि म्यूजिक में ऐसा नहीं था। स्कूल में एक बार स्कूल में जो बुक है वही पढ़नी है, वही आपको सीखना है। उससे अलग कुछ सीखना चाहोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको स्कूल रेजिमेंटेशन से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यही प्रॉब्लम थी, उसने म्यूनिक में स्कूल छोड़ दिया था। जो कि इसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, ये बहुत ज़्यादा गिफ्टेड था। स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसको उससे ज़्यादा आता था, और अगर ये कुछ एक्स्ट्रा स्कूल में पूछे तो टीचर्स को प्रॉब्लम हो जाती थी। इसलिए उसने म्यूनिक का स्कूल 15 साल की एज में छोड़ दिया था, और देन उसने जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड के अंदर दोबारा स्कूल ज्वाइन करने का फैसला किया। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। अब जो आइंस्टाइन था वो मैथमेटिक्स में हाईली गिफ्टेड था। हाईली गिफ्टेड किसे कहते हैं? हाईली गिफ्टेड मतलब मैथमेटिक्स का महारथी था। मैथमेटिक्स इसको बहुत अच्छे से आती थी, इवन आप समझ लीजिए टीचर से भी अच्छी मैथमेटिक्स थी इसकी, और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था इसका। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक। और जब इसका स्कूल फिनिश हो गया तो उसने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा, और कहाँ की यूनिवर्सिटी? ज़ूरिक की। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मोस्टैस। लेकिन साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस यंग मैन को अट्रैक्ट कर रही थी। जाहिर सी बात है, जवान छोरा है तो साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको अट्रैक्ट करेगी। ये वॉलरस मस्टैक्स मतलब इसकी ये मूँछें देखिए, ये इन मूँछों की बात हो रही है इनकी। उस टाइम मूँछें काफ़ी मायने रखती थी, और आज भी मायने रखती है, पर ज़्यादा लोग रखते नहीं हैं। ये देखिए, आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21, आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेंबर हिम नाउ। हम में से लोगों ने आइंस्टाइन की राइट वाली फ़ोटो देखी है, ये वाली फ़ोटोग्राफ हम में से ज़्यादातर लोगों ने देखी है, ये वाली फ़ोटोग्राफ हम लोगों ने नहीं देखी है। हम ऐसा रिमेंबर करते, लेकिन जवान थे तब ऐसे दिखते थे ये 21 साल की एज में। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मेलिवा मैरिक। अब उनका साइंस में इंटरेस्ट था, मैथ में इंटरेस्ट था, लेकिन उनका दूसरा इंटरेस्ट किस चीज़ में था? उनके साथ एक फेलो स्टूडेंट थी, उन्हीं के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जिसका नाम था मेलिवा मैरिक, whom he found to be clever creature, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ही क्लेवर क्रिएचर लगती थी, बहुत ही दिमाग वाली, समझदार, उन्हीं की जैसी लगती थी उनको। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड
because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब ये जो लड़की थी ये सर्ब थी, सर्ब मतलब सर्बिया की थी, सर्बिया एक देश है वहाँ की थी। और स्विट्ज़रलैंड क्यों आई थी? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक है ये उस टाइम यूरोप में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी में से थी जहाँ से वुमेन डिग्रीज ले सकती थी। अब क्योंकि ये स्टोरीज बड़ी पुरानी है, 1900 की ये स्टोरी है, तो उस टाइम क्या होता था वुमेन को एजुकेशन लेना बड़ा मुश्किल था उनके लिए, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे अभी हमारे यहाँ अभी ठीक हो गया कंडीशन, लेकिन अभी भी ऐसी हालत है ना कि लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, तो वैसे उस टाइम वहाँ पे था। इसलिए वो कहाँ पढ़ने गई? वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक में आई, क्योंकि वहाँ से वुमेन डिग्री ले सकती थी, पढ़ सकती थी, कॉलेज कर सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। अब देखिए फिलिस्टाइंस का मतलब होता है अ वर्ड विच डिसअप्रूविंगली टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक। अब देखिए आइंस्टाइन को भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी और उसको ऐसा लगता था कि जो मेलिवा मैरिक है उसको भी ये सब पसंद नहीं है। यानी अपनी शख्सियत को किस में देख रहा था? मेलिवा मैरिक में। और जाहिर सी बात है हम उसी को लाइक करते हैं जो हमको हमारे जैसा लगता है। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। और क्या होता था, लगभग आइंस्टाइन अपने रिश्तेदार हो गए या यूनिवर्सिटी में लोग हो गए, सबके साथ एट ऑड पे रहता था, मतलब सबसे उसके मतभेद रहते थे। ऐसा नहीं कि लड़ाई कर लेगा सबसे, पढ़ाई के मामले में, इंटरेस्ट के मामले में इसके मतभेद रहते थे, क्योंकि इसके इंटरेस्ट और लोगों से बहुत अलग थे। जो लोग को अच्छा लगता था उसको ख़राब लगता था, जो उसको अच्छा लगता था वो ख़राब लगता था। द कपल फेल इन लव। अब हुआ क्या, ये जो कपल है, देखो कपल हो गए यहाँ पे, दोनों को आपस में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अब दोनों के बीच में लेटर चलने लगे, जाहिर सी बात है यंग है और लेटर चल रहे हैं। अब उस टाइम व्हाट्सएप नहीं होता था, वरना व्हाट्सएप पे बात करते ही है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये इनमें लव हो गया है तो ये छिछोरापंती कर रहे हैं, नहीं, ये लेटर लिखते थे और लेटर में साइंस की बातें किया करते थे। अब देखिए कैसी बातें हो रही है, कह रहा है मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना प्राउड हूँ कि हमने हमारा काम जो है रिलेटिविटी पे कितनी एक अच्छे कंक्लूजन पे लेके आ गए हैं, विक्टोरियस कंक्लूजन के ऊपर। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, अब 1900 यानी कि आज से 120 साल पहले वो 21 साल के एज के थे। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। मात्र 21 साल की एज में इन्हें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे, यानी ग्रेजुएशन कर चुके थे, बट अनएम्प्लॉयड थे, इनके पास नौकरी नहीं थी। He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902। अब इनने क्या किया, इन्होंने प्राइवेट ट्यूशन दिए, टीचिंग असिस्टेंट ऐसे काम किया और 1902 में इनकी टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ये बर्न एक जगह का नाम है, वहाँ इनकी 1902 में, देखना ये क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देना चाहिए, ये आगे भी क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि उनकी जो फर्स्ट जॉब लगी थी वो 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट लगी थी। और कहाँ? पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब ये पेटेंट क्या होता है? पेटेंट ऑफिस वो जगह होती है जहाँ पे अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो तो वो इन्वेंशन आपको इस ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, वो इस इन्वेंशन को चेक करेंगे और वो चेक करके देखेंगे कि कहीं किसी और ने तो पहले नहीं बनाया ना। अगर आप ही ने पहली बार उसका आविष्कार किया है तो वो आपके नाम से उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, फिर कोई और उसकी चीटिंग नहीं कर सकता, करेगा तो वो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे, लीगली आप उस पर केस कर सकते हो। इसलिए पेटेंट ऑफिस वो होता है जहाँ पे लोग अपने इन्वेंशन लेके जाते हैं और अपने इन्वेंशन को पेटेंट कराते हैं। तो उसी ऑफिस में इसकी जॉब लगी थी। वो कहाँ था? बर्न में था। बर्न इज अ प्लेस। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret। अब देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि वो क्या करता था पेटेंट ऑफिस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा होशियार था, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो पेटेंट ऑफिस में इसका क्या काम था? पेटेंट ऑफिस में इसके पास लोग अपने इन्वेंशन लेके आते थे और ये उनके इन्वेंशन को असेस करता था। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज। और जब दूसरे के इन्वेंशन को असेस करते करते इसने क्या किया, अपने खुद के सीक्रेट आइडियाज डेवलप करने लगा कि चलो मैं भी क्यों ना कोई इन्वेंशन करूं। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और इस जिस डेस्क पे बैठ के काम करता था, जिस टेबल पे काम करता था, इसने मजाक मजाक में उस डेस्क का नाम क्या रख दिया था? इसने नाम रख दिया था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। अब क्या हुआ देखिए, 1900 में ग्रेजुएशन की थी उसने, फिर इसकी जॉब लगी और 1905 में क्या हुआ
कि उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके जो फेमस पेपर था वो पब्लिश हुआ, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और जिसके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है. इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू अदर. असल में था क्या थ्योरी के अंदर, वो कहता है कि अगर दो क्लॉक है उनका टाइम सेट कर दिया जाए, फिर एक क्लॉक को जर्नी पे भेज दिया जाए, एक फास्ट मूव कर रही हो एक स्लो मूव कर रही हो, और जब वो दोनों क्लॉक दोबारा आके वापस मिलेंगी तो दोनों सेम टाइम नहीं दिखा रही होंगी. दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अपने साइंस के सर से आप समझ सकते हैं, यूट्यूब पे कोई आप वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. और इसी थ्योरी से वर्ल्ड का फेमस फॉर्मूला हमारे सामने आया जिसको आप अपने साइंस में पढ़ते हैं. दैट इज कॉल्ड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एंड दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. इन मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, ये हमारा E जो है ये एनर्जी है, M जो है हमारा मास है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, और ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में. अब देखिए होता क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता क्या है, ये एक बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है. किसके द्वारा? एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा. देखिए ये बॉक्स में दिया हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ. When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. अब मान लीजिए आप किसी पार्क में बेहद ही खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको 2 मिनट, आपके 2 घंटे भी 2 मिनट की तरह गुजर जाते हैं. यानी कितना भी समय आप उस गर्ल के साथ, उस लड़की के साथ बिता ले, लेकिन आपको लगेगा यार ये तो 2 ही मिनट थे, समय कब बीत गया पता ही नहीं चला. और वहीं अगर आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए एक जलते हुए तवे पे बैठा दिया जाए, गरम गरम टिक्की वाले तवे पे जिस पे टिक्की बनाई जाती है, तो आपके 2 मिनट भी वहाँ कैसे बीतेंगे? 2 घंटे जैसे. यही कहलाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. अब देखो, अब क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बहुत ही बड़ा जीनियस है, तो जब तक ये फिजिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, इसकी खुद की जो प्राइवेट लाइफ है वो उसकी पटरी से उतरती जा रही थी. अनरेवलिंग मतलब कुछ गड़बड़ होती जा रही थी उसके अंदर, सही नहीं चल रही थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी. असल में क्या था, एल्बर्ट के मन में था कि मैं मिलीवा से शादी करूंगा जब मेरी स्टडीज़ फिनिश हो जाएगी. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन आपको जाहिर सी बात है, मम्मी यहाँ पे विलन बन के आ गई, और मम्मी ने कह दिया नहीं बेटा तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा. शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. क्योंकि असल में उसकी माँ क्या सोचती थी, मिलीवा जो थी वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, तो उसकी माँ को नहीं पसंद थी वो लड़की. वो सोचती थी कि नहीं ये बड़ी लड़की है, इसे शादी नहीं करना. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलीवा इंटेलिजेंस. और उससे बड़ी चीज़, उसकी माँ को सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मिलीवा पढ़ी लिखी है प्लस इंटेलिजेंट है. वही ऐसा हमारे यहाँ होता है, काफ़ी जगह आपने सुना होगा, लोग कहते हैं पढ़ी लिखी बहू मत लाना, जेल में डलवा देगी, केस कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी. कुछ कुछ उसकी माँ के ख्यालात भी ऐसे थे. सी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सैड. उसकी माँ कहती थी कि बेटा ये लड़की जो है ना बिल्कुल किताब है. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. तो अब भाई माँ की बात कैसे टाले, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, वेडिंग पुट ऑफ, यानी वेडिंग फिलहाल टाल दी. उसने मना नहीं किया, टाल दी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. अब देखिए आखिरकार उनकी शादी कब हुई, 1903 में. अब देखो प्यार किया तो डरना क्या, आखिरकार इनने शादी कर ही ली, कुछ भी कहेगा चाहे ज़माना. एंड हैड 2 sons. और कितने बेटे हुए उनके, 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. लेकिन अब देखो शादी तो हो गई, अपनी मनमर्जी की लड़की से शादी तो कर ली इसने, लेकिन कुछ साल बाद इनकी मैरिज में दोबारा से प्रॉब्लम्स आने लगी, इनकी नोकझोंक होने लगी, इनकी लड़ाइयाँ होने लगी. मेलिवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. फिलहाल तो मेलिवा बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल लड़की थी, लेकिन से शादी होने के बाद उसको लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी जो है झंड हो गई है, और अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी, वो नाखुश होती जा रही थी. आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. और आखिरकार उनकी डाइवोर्स हो गया खूब लड़ाई के बाद. कब, 1919 में. आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर. अब आइंस्टाइन भाई साहब ने बोला भाई तेरी ऐसी 100 आएंगी 100 जाएंगी, और आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली. ठीक है. Einstein new personal chapter
कंसाइडेड विथ हिज राइज इन द वर्ल्ड फेम। अब देखिए यहाँ से आइंस्टाइन की लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होता है। जब उसका डाइवोर्स हो जाता है तो उसका नया चैप्टर स्टार्ट होता है और वो शादी कर लेता है अपनी कज़न से। अब होता क्या है, उसकी दुनिया में मशहूर होने की शुरुआत यहीं से होती है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। अब होता क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि 1915 में उसका पहला पेपर हमारे सामने आता है जिसमें वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करता है। अब क्या होता है कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है, ये हमारी ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को एक नया इंटरप्रिटेशन, नई डेफिनेशन देती है। अब होता क्या है, एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। अब होता क्या है कि 1915 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब पे आइंस्टाइन ने क्या किया था, 1919 की एक उसने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी क्या करी थी, देखिए साइंटिस्ट भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन उसने कैलकुलेशन की थी। कैलकुलेशन करके उसने बताया था कि 1919 के अंदर एक एक्लिप्स होगा, जिसे ग्रहण कहते हैं, वो होगा। और उसने जो भविष्यवाणी की थी, उसने जो कैलकुलेशन की थी, बिल्कुल सही साबित हुई कब, 1919 में। और जब ऐसा हुआ तो उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या हो गई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसकी सही साबित हो गई। बस भाई साहब फेमस हो गए वो। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed star would be deflected through sun gravitational wind। अब आइंस्टाइन ने क्या किया था, उसने बहुत ही सही तरीके से उसने कैलकुलेट करके ये पता लगा लिया था कि जो एक्लिप्स की जो लाइट है ये कैसे डिफ्लेक्ट होगी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से। देखिए साइंस की चीज़ें हैं ये, थोड़ी समझने में परेशानी होगी आपको। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब उसकी जो भविष्यवाणी थी ये न्यूज़पेपर में किस नाम से छपी, ये छपी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये साइंस की दुनिया की नई क्रांति है, रेवोल्यूशन है ये। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। अब देखिए यहाँ पे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, नोबेल प्राइज़ आपने सुना ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ है स्टडी की फील्ड में, इससे बड़ा और कोई प्राइज़ नहीं है। वो इसको कब मिला, 1921 में, वो भी किस चीज़ में, फिजिक्स में। क्या ना, नोबेल प्राइज़ हर फील्ड में मिलता है, इंग्लिश में, लिटरेचर में, हिंदी में, हर चीज़ में। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड लेवल का प्राइज़ है। अब जब इसको नोबेल मिल गया फिजिक्स में तो अब दुनिया में इसकी पूछ होने लगी, सारी दुनिया वाले इसको जानने लगे, हर देश से इसके पास इन्विटेशन आने लगा, जी हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ पे आओ। और प्रेस ने भी इसको बहुत ज़्यादा इसके पीछे पड़ गया। जाहिर सी बात है, कोई फेमस हो जाता है उसके पीछे प्रेस बहुत पड़ जाता है, तो प्रेस वाले भी खूब पीछे पड़े थे इसके। अब देखिए, When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to United States। अब हुआ क्या, हमने पहले से ही पढ़ा है कि ये सारा वाकया कहाँ चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, आपको पता ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, हिटलर की वजह से हुआ था। नाजी हिटलर कहते हैं इसको। तो हुआ क्या है, 1933 में जर्मनी में नाजी सरकार जो थी, नाजी गवर्नमेंट पावर में आ गई। और जब वो पावर में आई तो आइंस्टाइन भाई साहब ने क्या किया, वो एमिग्रेट हो गए कहाँ, यूनाइटेड स्टेट्स। एमिग्रेट मतलब जर्मनी से निकल के वो यूएस से चले गए, जर्मनी उनने छोड़ दिया हमेशा के लिए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists an uproar। अब हुआ क्या, 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन का आविष्कार हो गया। और ये जो अमेरिकन फिजिसिस्ट था हमारा, इसको बड़ी टेंशन बढ़ गई इसकी कि भाई उन लोगों ने क्या कर लिया है, बर्लिन वालों ने न्यूक्लियर फिजन बना लिया है। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड द यूज एन एटॉमिक बम। अब देखो क्यों भागा था वहाँ से, ये जर्मनी से क्यों भाग के यूएस से गया था, जर्मनी से यूएस से क्यों गया था, क्योंकि वहाँ पे फासिज्म फैल रहा था। अब फासिज्म क्या होता है, फासिज्म में क्या होता है, किसी भी स्पेशल धर्म के या जाति के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जाता है विदाउट रीज़न। तो वही किसके साथ हो रहा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो था वो यहूदी था। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या था, यहूदी था वो। और हिटलर जो था वो यहूदी लोगों को मार रहा था, इन लोगों को ज़बरदस्ती, बच्चे हो बूढ़े हो कुछ भी हो, सबको मारना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए वहाँ से काफ़ी सारे लोग फासिज्म से बचने के लिए वहाँ से भाग गए थे। और क्योंकि बर्लिन के अंदर किसका आविष्कार हो गया था, न्यूक्लियर फिजन का, जो कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए रिएक्शन होता है। तो लोग अब डर रहे थे कि कहीं अगर जर्मनी ने एटॉमिक बम बना लिया, ये वही एटॉमिक बम है जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, अगर बना लिया तो वो पूरी दुनिया का नाश मार देगा, ये डर था लोगों के मन में। At the urging of colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। अब देखो हुआ क्या कि अब एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे हमारे, इन्हें भी न्यूक्लियर फिजन ढूंढ ही लिया था इनने। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब देखिए अमेरिका के हाथ भी टेक्निक लग गई थी,
और आइंस्टाइन जानता था कि ये बम जो है कितना खतरनाक है, एटॉमिक बम जो है कितना ज़्यादा भयंकर है। तो उसने क्या किया, इसके एक दोस्त ने इसको सलाह दी कि भाई ऐसा करो, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखो on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। अब क्या किया इसने, अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा, उसने बताया कि सर आप जो बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये बम जो है एक बार फट चुका है, और कहाँ फटा था, ये एक पोर्ट पे, एक बंदरगाह पे फटा था, और उसने पूरा इलाका डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतना पावरफुल है ये बम, पूरी सराउंडिंग टेरिटरी, पूरा बायोस्फीयर, वहाँ का जितना भी उनका एटमोस्फेयर था सब बर्बाद कर दिया था उस जगह का। हिज वर्ड्स, आप भी जानते हैं एटॉमिक बम कितना खतरनाक होता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, लेकिन क्या हुआ, इसके बातों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर। अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम एंड सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अब क्योंकि बर्लिन वालों ने पहले बना लिया था, बम नहीं बनाया था, उन्हें न्यूक्लियर फिजन जो थी उसका आविष्कार कर लिया था, तो अमेरिका वाले भी होड़ में लगे थे, हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। तो आइंस्टाइन की वार्निंग के बावजूद भी अमेरिका की सरकार ने क्या किया, सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाया और आखिरकार एटॉमिक बम अपना खुद का बना ही लिया। और क्या किया उनने, जैसे कि आपको पता है पहली बार एटॉमिक बम कहाँ गिरा था, जापान की 2 सिटी पे गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी। वो किसने गिराया था, वो गिराया था यूएसए ने, ठीक है। और वहीं से हमें पता चला था कि एटॉमिक बम नाम की कोई चीज़ होती है, वो सीक्रेट वेपन था अमेरिका का। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब हुआ क्या, हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, और आप भी जानते हैं उसके जो उसका जो असर है वो आज तक है वहाँ पे, कितना बुरा हुआ था उनके साथ। तो आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा अंदर से हिल गए थे, किस वजह से, डिस्ट्रक्शन से। एटॉमिक बॉम्ब की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे आइंस्टाइन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हिल गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसीव टू द यूनाइटेड नेशंस। अब क्या किया उनने, इस बार क्या किया, उस बार उन्होंने लेटर किसको लिखा, उनने एक बहुत बड़ा ऑफिशियल लेटर लिखा, किसको, यूनाइटेड नेशन को। अब ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है वर्ल्ड लेवल पे, इसमें कई सारे देश इसका भाग है, इंडिया भी है इसका भाग। इनका काम होता है ये विश्व में कहीं भी अगर अशांति फैली हुई है या कोई भी ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से शांति फैल सकती है, उस मुद्दों पे चर्चा करते हैं, उस पे ये डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसलिए क्या किया आइंस्टाइन ने, यूएन को लेटर लिखा गया, भाई एटॉमिक बॉम्ब को बैन करवाओ, अपनी तो बर्बाद हो जाएगी दुनिया। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब इसने क्या किया, इसने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक प्रपोजल दिया कि आप वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ, किसी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं, वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन हुआ क्या, जैसे रूजवेल्ट को लेटर जो लिखा था उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं था, इस लेटर का भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन हुआ क्या, आइंस्टाइन भाई साहब आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, राजनीति में, agitating for an end to arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। और इसने क्या किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एजिटेट करना स्टार्ट कर दिया, धरना प्रदर्शन कह लो एक तरीके का, विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया, किसके खिलाफ, आर्म्स बिल्डअप, क्योंकि जिस ये बात है वर्ल्ड वॉर कब की है ये बात, वर्ल्ड वॉर 2 में जब बम गिरा था तो उस टाइम सारे कंट्रीज़ में क्या था कि हम हथियार बटोर ले सबके पास, तो उसे कहते हैं आर्म्स बिल्डअप। तो उसके खिलाफ इसने कैंपेन स्टार्ट कर दिया कि ये गलत है, हथियारों की होड़ करना, हथियार जमा करना, ये ठीक नहीं है। और क्योंकि ये पॉपुलर था इसलिए इसने क्या किया, इसने पीस और डेमोक्रेसी के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 70। से हुआ क्या, अब ध्यान रखना, आइंस्टाइन कब मरा है, आइंस्टाइन की डेथ हुई है 1955 एट द एज ऑफ 76। ये बात ध्यान रखना, 76 साल की एज में वो मर गया था। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज द विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज द मच एज साइंटिफिक जीनियस। और उसके मरने के बाद उसका सेलिब्रेट कैसे किया जाने लगा, उसको वर्ल्ड सिटीजन मानने लगा, किसी कंट्री का सिटीजन नहीं, इस पूरे वर्ल्ड का सिटीजन कहा जाने लगा, किसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। और उसे एक साइंटिफिक जीनियस कहा जाने लगा। आप भी जानते हैं कि अगर कोई आज भी अगर कोई बहुत ज़्यादा जीनियस आपको मिल जाता है, चाहे आपके क्लास में हो, चाहे आपके घर में हो, कहीं भी हो, लोग उसको मजाक मजाक में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यार तू आइंस्टाइन है, यार तो पूरा तू आइंस्टाइन का पोता है क्या, ऐसे कहते हैं ना हम। तो ये क्या है, अब जो जीनियस वर्ड है वो एक तरीके से कहा जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का साइनोनियम बन गया एक तरीके से। जो भी जीनियस है हमको जीनियस नहीं कहते, हम कहते हैं यार तू तो बड़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन निकला, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। हाँ, सो ही वॉज ए साइंटिफिक जीनियस। तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है, चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही।